सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप एक प्लेट खाना खा लेते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना बॉडी के अंदर जाके करता क्या है एग्जैक्टली और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा काम करता है डाइजेशन में? तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग प्रोसेस को समझेंगे जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ये फूड को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है जिसे हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। इस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहां से फूड पास होता है, मतलब माउथ से लेके पूरा एनस तक हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और फिर आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स और जूसेस बनाते हैं। क्लियर। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा जो फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको क्लियर है कि एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, माउथ से लेके एनस तक ये सारे पार्ट्स जो दिख रहे हैं ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। और ये आपको डायग्राम के साथ बनाना है अगर स्ट्रक्चर भी पूछते हैं तो, ठीक है। और फंक्शंस तो हम आगे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। माउथ देख लेते हैं सबसे पहले, इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ, यहाँ इंजेशन होती है, मतलब फूड का इनटेक, फूड को अंदर लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन बिगिंस हियर। तो माउथ में हमारी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, याद रखना। सबसे पहले टीथ मतलब दांत, उसके बाद सलाइवा और टंग, ठीक है। तो टीथ के बारे में हम देख लेते हैं। च्यू द फूड मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फूड को चबाता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है। एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं, इन टीथ को मोलर्स कहा है जो लास्ट के टीथ हैं, और आगे वाले इन टीथ को जो आगे से होते हैं इनको इंसीजर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम यही टीथ क्या है, इंसीजर्स हैं। और ये जो ये तीखे से टीथ होते हैं इनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, और जो 2 बच गए इनको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। तो सलाइवा क्या है देख लेते हैं। सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, ये फूड को मॉइस्ट करता है, मॉइस्ट मतलब गीला करता है, मॉइस्ट इन फूड एंड स्टार्ट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और यहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहीं से ही स्टार्ट होती है। द च्यूड फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड अ बोलस। जो खाना थूक के साथ, सलाइवा के साथ मिला हुआ हो उसको हम बोलस बोलते हैं, याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। तो सलाइवरी ग्लैंड से आता है सलाइवा, ये फूड को मॉइस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट करता है। इसमें जो हमारा एंजाइम यूज होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। जब ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है तो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फूड और सलाइवा मिक्स होकर एक सॉफ्ट लंप बनाता है जिसे बोला जाता है बोलस। क्लियर। अब आ जाते हैं टंग। अब टंग क्या करती है, मिक्सेस फूड विथ सलाइवा, हेल्प्स इन स्वेलोइंग एंड परसीव्स टेस्ट। टेस्ट बड्स डिटेक्ट स्वीट, टिप में होता है, सॉल्टी साइड्स में होता है, सॉर साइड्स में होता है, बिटर बैक में होता है। अब इसका क्या मतलब है, फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है टंग, ओके। और टेस्ट डिटेक्ट करता है, स्वीट टेस्ट टंग के टिप पर होता है, ठीक है। जो स्वीट, जो मीठा हमें फील होता है वो टंग के टिप पे होगा, यहाँ टिप पे। और उसके बाद सॉल्टी और सॉर, मतलब सॉल्टी नमकीन और खट्टा यहाँ साइड पे, यहाँ पे साइड पे फील होगा, ठीक है। और बिटर टेस्ट भी हमें साइड पे ही ज़्यादा फील होता है, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग इन डाइजेशन। अब आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड का रोल बताओ कि वो करते क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये मॉइस्चर करते हैं फूड को, और सलाइवरी अमाइलेज के साथ ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा टंग का रोल बताओ, तो ये पूरे रोल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, अ शॉर्ट muscular passage that connects the mouth to the esophagus. The epiglottis prevent food from entering the windpipe during swallowing.
अब इसका मतलब क्या है, अब फूड माउथ से मूव करके जाता है फेरिंग्स में। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं फेरिंग्स ये है, यहाँ पे होता है फेरिंग्स, ठीक है, इस पोर्शन को हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट मस्कुलर पैसेज होता है, एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस जो इंश्योर करता है कि फूड गलती से विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। तो फेरिंग्स से फूड मूव करता है ईसोफेगस में। तो अब फेरिंग्स से फूड गया इस पाइप में, फूड पाइप में, और इस फूड पाइप को हमने क्या बोला, ईसोफेगस बोला, ठीक है। जो ईसोफेगस होती है ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो फूड को स्टमक तक ले जाती है। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो फूड को स्टमक तक ले जाती है ये जो ईसोफेगस होती है ये, और ये जो मूवमेंट कर रहा है फूड, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, जिसमें मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से फूड को पुश करता है अंदर की तरफ। यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। नो डाइजेशन अकर्स हियर, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, फूड सिर्फ सीधा स्टमक में जा रहा है और कोई डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं हो रही है। फेरिंग्स में भी कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, बट वहाँ पीछे माउथ में डाइजेशन हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन डाइजेशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं और इसका आप रोल भी बता सकते हैं, और ये भी लिख लेना कि नो डाइजेशन अकर्स हियर, ओके। हम चलते हैं स्टमक पे। अब स्टमक में क्या क्या होता है, अ जे शेप्ड मस्कुलर सैक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. It acts as a temporary food reservoir. Inner wall contains gastric glands that secrete gastric juice 2 to 3 लीटर पर डे, ठीक है। अब फूड पहुंचता है स्टमक में। अब पेट में जब फूड पहुंच जाता है तो एक जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, दिस वन, इसको हमने जे शेप बोला, मस्कुलर सैक, जो टेम्परेरी फूड स्टोरेज के लिए होता है। यहाँ पे टेम्परेरी फूड क्या होता है, स्टोर्ड रहता है हमारे पेट में। अब यहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनसे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और वो कितना निकलता है, 2 से 3 लीटर एक दिन में। अब हमारे पेट में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से कुछ जूसेस निकलते हैं जो 2 से 3 लीटर पर डे निकलते हैं। अब जो जूस निकलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देख लेते हैं, HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है स्टमक में, और म्यूकस होता है। तो ये याद रखना कौन कौन से जूसेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, रेनिन जो कि बच्चों में होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूकस। अब ये सिक्रीट कौन करता है, अलग अलग सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स इन सब चीज़ों को सिक्रीट करता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल ही रेनिन सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल ही गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस सेल से म्यूकस सिक्रीट होता है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है, ये पेट में करते क्या क्या है निकल के, तो जब HCl पैराइटल सेल से निकला ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन। अब पेप्सिनोजेन चीफ सेल्स में होते हैं स्टमक के, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रोकते हैं जो एसिड रिलीज होता है ना यहाँ पे, इसको रोकते हैं ताकि फूड अंदर आने से पहले ही ये रिलीज ना हो जाए। तो जैसे ही फूड अंदर जाता है तो ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारते हैं और एक एसिडिक pH बनाए रखते हैं पेट का, जो कि 1.5 to 2 तक होता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिनोजेन ये चीफ सेल्स सिक्रीट करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि फिर आगे जाके फिर से टूट के क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ठीक है। ये सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं। अब रेनिन जो कि बच्चों में होता है, ये चीफ सेल सिक्रीट करते हैं, हमने देखा। ये क्या करते हैं, कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन कैसीन। अब मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन, उसको कोएगुलेट करता है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि चीफ सेल से निकलता है, ये भी पार्शियली डाइजेस्ट फैट, ये भी थोड़ा सा फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आ जाते हैं म्यूकस, जो कि म्यूकस सेल सिक्रीट करते हैं, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम। अब ये स्टमक को एसिड और एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस सेल्स। Stores food for 3 to 4 hours, churns food by muscular contraction, mechanical digestion जिसको बोलते हैं, initiates protein digestion by pepsin, kills harmful microorganisms, convert food into chyme semi-liquid, regulates the release of chyme into the duodenum through the pyloric sphincter। मतलब फूड को
3 से 4 घंटे तक स्टोर रखता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से फूड चर्न होता है जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, और प्रोटीन डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है पेप्सिन से, और HCl हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, फूड को चाइम में कन्वर्ट करता है, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में, एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस में मतलब, एंड फाइनली चाइम को ड्यूडेनम में रिलीज करता है। ड्यूडेनम मतलब ये वाले पोर्शन में, ये पेट से सारा खाना आया और यहाँ ड्यूडेनम में रिलीज करता है स्टमक, ठीक है, रेगुलेट करता है। और किसके थ्रू? यहाँ पे देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इसके थ्रू यहाँ पे ड्यूडेनम में फिर फूड चला जाता है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि HCl, पेप्सिनोजेन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। अब आप लिख लेंगे ना, सारे के सारे कंपोजिशन एंड फंक्शंस भी स्टमक के यहाँ से क्लियर होता है। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। लॉन्गेस्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। मेन साइट होती है ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यही मेन साइट होती है, पूरी की पूरी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, और बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है खाने को वो भी यहीं से ही होता है। और हम देख सकते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 ड्यूडेनम, 2 जेजुनम एंड 3 इलियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम कि 3 तरह के सिक्रीशंस मिलते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के सिक्रीशंस मिलते हैं, जो कि है बाइल, दूसरा है पेनक्रियाटिक जूस, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब बाइल हमारा लीवर से आता है, याद रखना बाइल कहाँ से आता है? लीवर से आता है। और किसके थ्रू आता है? गॉल ब्लैडर के थ्रू। फिर आता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि डायरेक्टली पेनक्रियाज से आ रहा है, और लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस आता है, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आ रहा है, सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये 3 सिक्रीशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बाइल के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बाइल क्या होता है। नो एंजाइम्स, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, बट कंटेन बाइल सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स। लेकिन इसमें क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं कुछ और कुछ पिगमेंट्स होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन हम यहाँ देखते हैं कि इमल्सिफाइज फैट्स, ब्रेक लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स टू इंक्रीज एंजाइम एक्शन। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। कौन? ये बाइल फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है, ताकि एंजाइम्स उन पे काम कर सके। तो पैनक्रियाटिक जूस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिक्रीशन है जो पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में रिलीज होता है। कहाँ से? पैनक्रियाज से। कहाँ पे रिलीज होगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट था। तो इसमें मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, फिर है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, फिर है कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज। ये आपको लर्न करने ही करने हैं। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज। ओके, अब ये जो क्या क्या काम करते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करती है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज करता है, और लाइपेज क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और आपको अगर इनके केमिकल रिएक्शन डिटेल में देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अच्छे से ये कैसे कैसे काम करते हैं विद केमिकल रिएक्शन अच्छे से आपको बताऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मल्टी एंजाइम्स कॉकटेल है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों को तोड़ रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? तीनों चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी, तीनों टूट रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो
वॉल्स होती है उसमें से ब्रश बॉर्डर लगे होते हैं, वहाँ से ये बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो इन एंजाइम्स को देख लेते हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। ठीक है, फिर पेप्टिडेज रिलीज होता है और लाइपेज रिलीज होता है। अब ये करते क्या है, जो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज निकलते हैं ये क्या करते हैं, डाइसेकेराइड्स को सिंपलर फॉर्म मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और पेप्टाइड्स क्या करते हैं, पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को। और लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स से फैटी एसिड बनाते हैं और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, लाइपेज की वजह से। अब ये जो रिएक्शंस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो मतलब आपका ये क्लियर है ये जूसेस क्या क्या करते हैं। सो बेसिकली अब फूड पूरी तरह से अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज सिंपलेस्ट फॉर्म है, पेप्टाइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, ग्लिसरॉल है, ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्ब होगा अब खाना। अब खाना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट चुका है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स सभी टूट चुके हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विलाई और माइक्रोविलाई होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो बने। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो बने वो कहाँ जाते हैं, वो लिम्फ में जाते हैं, लैक्टियल्स में जाते हैं, मतलब वो हमारी लिम्फ वेसल्स में जाते हैं। क्लियर, कैसे एब्जॉर्ब हुए, जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स बने तोड़ के, जो एंजाइम्स ने तोड़े और बनाया ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये जाते हैं ब्लड कैपिलरी में, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। ऑल फूड कंपोनेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सारे के सारे कंपोनेंट्स सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड्स में बन जाते हैं, और जो हमने फैट खाया है, जो हमने फैट इनटेक किया है, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, डिटेल में बताओगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आया है तो आप सारी चीज़ें बताओगे कि कैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करती है। ऐसे ही आप सारे चीज़ें बता के और बताओगे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स मतलब लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट्स भी बताओगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। अब लास्ट स्टेज आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और इसमें आते हैं सीकम, कोलोन जो कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड ऐसी शेप की होती है, एंड रेक्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सीकम, ये है कोलोन, असेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे है ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ है डिसेंडिंग कोलोन, मतलब इसको हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, और यहाँ पे ये सिग्मोइड कोलोन है, और लास्ट में आ जाता है रेक्टम, और फिर उसके बाद एनस हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट एब्जॉर्ब्स वाटर, मिनरल एंड सम वाइटामिन्स लाइक विटामिन के, ओके, एंड फॉर्म्स एंड स्टोर्स फीसिस। ये फीसिस फॉर्म और स्टोर करता है, मतलब फीसिस को बनाता भी है और स्टोर भी करता है। नो एंजाइम सिक्रीशन, सो नो डाइजेशन अकर्स हेयर। यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता है तो कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रेक्टम और एनस की। डाइजेस्टिव सिस्टम के सही वर्किंग के लिए कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। रेक्टम फीसिस को टेम्परेरी स्टोर करता है, ओके, और एनस क्या करता है, ये वेस्ट बॉडी के बाहर निकालता है, बस इतना ही, डिफिकेशन का काम करता है, इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है क्वेश्चन राइट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप यहाँ से इसको पूरा लिख सकते हैं और समझ के लिख सकते हैं, और साथ में आप अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, और अगर ये डायग्राम हो पाए तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के सही वर्किंग के लिए कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी काम करते हैं ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जिससे सलाइवा निकलता है।
तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ से आते हैं? ये 3 पेयर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड में सबमैंडिबुलर होता है और सबलिंगुअल होता है, ये 3 पेयर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं, इनमें थूक होता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और माल्टोज सिंपलर फॉर्म होती है जो डायरेक्टली कैसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके। और दूसरा लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, इसको हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी बोलते हैं। सलाइवा का पीएच अराउंड 6.8 to 7 होता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है कि सलाइवा में क्या होता है, तो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम ये 2 एंजाइम होते हैं, और मैंने दोनों के फंक्शन बता दिए। लाइजोजाइम क्या करता है? ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। और सलाइवा का पीएच आप याद रखना, ये एग्जाम में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सलाइवा का पीएच कितना है। तो सलाइवा का पीएच 6.8 to 7 होता है। अब बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, रेडिश ब्राउन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, याद रख, लगभग 1.5 किलो का ये होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये लोकेट होता है। ये क्या बनाता है? बाइल बनाता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके ड्यूडेनम में रिलीज करता है, याद रखना। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है और ड्यूडेनम में फिर बाद में रिलीज़ करता है ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये एक्सोक्राइन भी काम करती है और एंडोक्राइन भी काम करती है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट जो इसका है वो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। और एंडोक्राइन में क्या करती है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम डाइजेस्टिव हार्मोन्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिन हमारे स्टमक में होता है और ये क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद सिक्रेटिन, ये ड्यूडेनम में होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस और बाइल को स्टिमुलेट करता है। मतलब इस सिक्रेटिन की वजह से पैनक्रियाटिक जूस और बाइल हमारे रिलीज होते हैं और ये गैस्ट्रिक एसिड को रोकता है, सिक्रेटिन। अब आते हैं सीसीके, कॉलसिस्टोकाइनिन, ये ड्यूडेनम में होता है। अब ये स्टिमुलेट करता है बाइल के रिलीज को और पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को, ठीक है। सीसीके किसको स्टिमुलेट करता है? बाइल रिलीज को और पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को। अब आते हैं एंटेरोगेस्ट्रॉन, ये इंटेस्टाइन में होता है और ये क्या करता है? ये स्लो करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन को, ठीक है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो एंटेरोगेस्टेरॉन रिलीज होता है जो कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशंस को स्लो डाउन करता है। अब यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। 3 थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से स्टार्ट हो जाती है और इसकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। स्टमक में इसकी डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, याद रखना। और इसमें एंजाइम कौन कौन से लगते हैं? अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ओके। और इससे बनता क्या है? लास्ट में ग्लूकोज बनता है, ओके। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? लास्ट में ग्लूकोज बनता है, और इसको ग्लूकोज कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं? अमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज। और कहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है? माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब प्रोटीन को देख लेते हैं। प्रोटीन की डाइजेशन हमारी स्टमक में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से यूज हुए हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज। और ये लास्ट में अमाइनो एसिड्स बना देती है। हमने पढ़ा अमाइनो एसिड इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। फिर आते हैं फैट्स में। फैट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है लाइपेज और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। अब इससे बनते हैं हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और ये भी डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो बच्चों, मैंने ये बहुत ही ईजी तरीके से टेबल बनाया है। अगर आप इस टेबल को ही लर्न करोगे ना तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो भी पढ़ाया इससे क्वेश्चन बन सकता है कि name the hormones involved in regulation of digestion and their function.
अब आपको इतने अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है उन हॉर्मोन्स के नाम बताओ जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और उन हार्मोन के फंक्शन बताओ। तो मैंने आपको यहाँ पे हार्मोन्स बताए और उनके फंक्शन भी बताए, और यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, ये कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, कौन से एंजाइम इनको तोड़ते हैं, और लास्ट में ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं की फैक्ट्स टू रिमेंबर। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 meters, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 meters, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है और पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पीएच माउथ का न्यूट्रल रहता है, स्टमक का थोड़ा एसिडिक होता है, इंटेस्टाइन का अल्कलाइन रहता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम में होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, HCl हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक को, जिसका पीएच रहता है 1.5 to 2.0। अब कॉमन डिजीजेस देख लेते हैं। इंजेशन होना मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन को इंडाइजेशन बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन, स्लो बॉवल मूवमेंट मतलब कब्ज जो हो जाती है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको डायरिया बोलते हैं। इसमें रैपिड इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होती रहती है। अब अल्सर्स बन जाते हैं मतलब स्टमक वॉल ही खराब हो जाती है। जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, और जॉन्डिस तब होता है जब बाइल डक्ट में कुछ खराबी होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये आपके यहाँ से क्लियर है। अब एक क्विक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो कि है डाइजेस्टिव प्रोसेस फ्लो में। ये एग्जाम और रिवीजन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले फूड होता है माउथ में, उसके बाद जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद जाता है इसोफेगस में, उसके बाद जाता है स्टमक में, फिर ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से जेजुनम में, फिर इलियम में, फिर कोलोन में, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। यही पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव पाथवे है जहाँ हर स्टेप का अपना यूनिक रोल होता है। तो अब आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। माउथ से लेकर एनस का जर्नी, एंजाइम्स, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, सब कुछ मैंने आपको इस एक वीडियो में बताया। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो एग्जाम में 5 के नहीं 10 मार्क्स के आंसर्स भी कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखना नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि और स्टूडेंट को भी हेल्प मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल यानी कि जूलॉजी विद चीनू को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।